Welcome student in the lecture series of the subject machine design. In this lecture we will discuss design against static load and theories of failure. ठीक है, तो ये लेक्चर कंपेरेटिवली थोड़ा सा लेंदी होगा, तो प्लीज हैव पेशेंस और लास्ट तक आप देखें ये लेक्चर, यू विल गेट बेनिफिटेड. ठीक है, तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन देखा था हमने मशीन डिज़ाइन का. ठीक है, क्या प्रोसीजर रहता है, मशीन को डिज़ाइन करने में और एलिमेंट को डिज़ाइन करने में. ठीक है, और कुछ बेसिक कंसेप्ट हमने देखे थे, स्ट्रेस, स्ट्रेन. ठीक है, दो तरीके की स्ट्रेस होती है, नॉर्मल स्ट्रेस एंड शियर स्ट्रेस. इसी तरीके से हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भी देखा था डक्टाइल मटेरियल के लिए एंड ब्रिटल मटेरियल के. तो ये सारे कंसेप्ट बहुत ज़्यादा नए नहीं हैं, आप लोगों ने पढ़ रखे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में. ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन अगेंस्ट स्टैटिक लोड. तो लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा स्टैटिक लोड का मतलब क्या है. तो देखो, इसका सीधी सी बात है, जो भी आपने अभी तक सॉम में पढ़ा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा, जितने भी न्यूमेरिकल पढ़े वो सब स्टैटिक लोड के ही थे. ठीक है, स्टैटिक लोड का मतलब क्या हो गया, स्टैटिक लोड विच इज defined as the force which is gradually applied to a mechanical component and which does not change its magnitude or direction with respect to time. तो सीधी सी बात है, किसी भी बीम पे या किसी भी स्ट्रक्चर पे कोई ऐसा लोड लग रहा है जो कि टाइम के साथ जिसका डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रहा है और मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिक लोड. ठीक है, तो वी कैन से कांस्टेंट ओवर द टाइम. एंड फटीक लोड जो है वो वेरी करता है टाइम के साथ साथ, साइक्लिक, अल्टरनेटिंग, फ्लक्चुएटिंग, वेरिएबल, रिपीटेड, डायनेमिक. दीज आर द एग्जांपल ऑफ फटीक या फ्लक्चुएटिंग लोड. फटीक का मतलब हो गया फ्लक्चुएटिंग. ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली अगर आप देखें, जैसे ये ब्रिज है, ये कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, नहीं सॉरी, ब्रिज ये आपका स्टैटिक लोड का एग्जांपल हो गया कि वेट ऑफ द बीम जो है वो एक ही जैसा लग रहा है, और ये आपका एग्जांपल हो गया डायनेमिक का. ठीक है, तो डायनेमिक या फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस का एग्जाम्पल हो गया. तो बहुत ज़्यादा आप देखते हो ना कि ऑटोमोबाइल में चाहे कार हो या ट्रक हो, तो जब वो रनिंग कंडीशन में होता है तो लोड वेरिएशन जो है वो एक जैसा नहीं रहता. जैसे आप देखते हो गियर भी हम डालते हैं ना, फर्स्ट गियर डालते हैं, सेकंड गियर डालते हैं, थर्ड गियर डालते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जो लोड जो कंपोनेंट्स में लग रहा होता है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं उसमें, तो वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है, वो वेरी करता है टाइम के साथ साथ. ठीक है, तो वो हमारा फ्लक्चुएटिंग या फटीग लोड हो गया. स्टैटिक, इट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो आपने देखो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपने पढ़ रखा है एक्सियल लोडिंग. एक्सियल लोडिंग के केस में सिंपल आप एक्सियल इक्वेशन लगा के सॉल्व कर देते हो. बेंडिंग मोमेंट, स्ट्रेसेस ड्यू टू बेंडिंग, अगर केवल बेंडिंग मोमेंट उसमें लग रहा है, स्टैटिक लग रहा है बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, चेंज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, सिग्मा वाई वाई इसका टू एम बाई आई से निकालते हैं. स्ट्रेसेस ड्यू टू टॉर्शनल मूवमेंट, तो टी वाई जे इज इक्वल टू टाउ वाई, टॉर्शन इक्वेशन लगा देते हैं. नक्कल जॉइंट है, क्वार्टर जॉइंट है, दिस ऑल आर द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक स्ट्रेसेस, स्टैटिक लोड. ठीक है, जैसे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस ये आपने पढ़ रखा है सोम में, ये टॉपिक पूरा पढ़ रखा है. ये आपने थ्योरीज ऑफ फेलियर आपने सोम में पढ़ रखा है. तो ये सब जितना भी आपने पढ़ रखा है, आप यू कैन से देयर इज अ स्टैटिक लोड. ठीक है, फ्लक्चुएटिंग की बात कहाँ पर आती है, ये हम अगले क्लासेस में हम देखेंगे. फ्लक्चुएटिंग लोड जहाँ पर आती है, जैसे ये लोड 15 किलो न्यूटन है, तो कभी तो 15 किलो न्यूटन लग रहा है और कभी 25 किलो न्यूटन लग रहा है. इस केस में ये फ्लक्चुएटिंग कहलाता है. इसके अलावा जितने भी केस हैं, लोड अगर कांस्टेंट है, देन इट इज कंसिडर एज अ स्टैटिक लोड. तो इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कराने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छे से आपने टॉर्शन इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन और ये सब आपने कर रखा है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में. नाउ द पर्पस ऑफ दिस लेक्चर, आई एम जस्ट रिकॉलिंग योर कंसेप्ट. मैं एक रिवीजन कराना चाह रहा हूँ कि प्रिंसिपल स्ट्रेस और थ्योरीज ऑफ फेलियर जो आपने सोम में पढ़ रखा है. ठीक है, तो टेंसाइल स्ट्रेस ये हमने देख ही लिया था. ठीक है, कंप्रेसिव, ये भी आप लोग को पता है, कंप्रेसिव स्ट्रेस. बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसाइल एंड कंप्रेस. इफ वी सी द न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर, ऊपर के जितने भी फाइबर हैं, देखो बहुत सारे फाइबर हैं यहाँ पर, एक दो तीन, ये सब फाइबर हैं. ठीक है, तो दीज फाइबर्स आर इन टेंशन. ठीक है, सॉरी,
ऊपर वाले फाइबर क्या होंगे, न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले फाइबर कंप्रेशन में, ये सिंपली सपोर्टेड बीम है। अगर कैंटिलीवर बीम होती तो ये उल्टा हो जाता, ऊपर वाले फाइबर टेंशन में होते हैं, नीचे वाले कंप्रेशन में होते हैं। ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो आप देख सकते हो ऊपर वाले फाइबर कंप्रेशन में है, ठीक है, ये फाइबर कंप्रेशन में है, ठीक है, और बॉटम फाइबर इज इन टेंशन। तो मतलब बताने का पर्पस ये है, अगर इस बीम में अगर यहाँ पर एक टेंसाइल लोड भी लग रहा होता, ठीक है, सपोज एक टेंसाइल लोड लग रहा होता P, तो P लग रहा होता तो इसकी वजह से टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होती हैं P/A, ठीक है, और ये जो स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, तो पॉइंट A पे जो बेंडिंग स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं उसका नेचर क्या है, कंप्रेसिव, तो सिग्मा इसका टू M/I इंटू वाई, तो ये सिग्मा बी हो गया। तो जब हम टोटल नॉर्मल स्ट्रेस निकालते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस की हम बात करेंगे तो हम इसका एल्जेब्रिकली सम कर सकते हैं, बिकॉज द नेचर ऑफ दिस सिग्मा टी विच इज लोड अपॉन एरिया, लोड इज पी, एंड दिस सिग्मा बी बेंडिंग, इन दोनों का नेचर सेम ही है। ये बोथ जो है या तो टेंसाइल है या कंप्रेसिव है, यानी नॉर्मल स्ट्रेस है। तो इसका हम एल्जेब्रिक एल्जेब्रिक सम हम कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इसी बीम में टॉर्शन लग रहा होता, तो टॉर्शन लगता तो T/J इज इक्वल टू टाउ/R, तो यहाँ से टाउ की वैल्यू निकल आती शेयर स्ट्रेस। तो हम यहाँ शेयर स्ट्रेस को एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते, सिग्मा टी प्लस सिग्मा बी प्लस टाउ, ठीक है, इसको हम कभी भी एल्जेब्रिक सम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए कंसेप्ट जो हम यूज करते हैं वो प्रिंसिपल स्ट्रेस का कंसेप्ट यूज करते हैं, हम ऐसे एल्जेब्रिकली सम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल और शेयर को नहीं कर सकते, नॉर्मल को कर सकते हैं, नॉर्मल आपकी टेंसाइल हो गई और बेंडिंग हो गई, ठीक है। तो बस यही बात इंपॉर्टेंट है इसमें, ये ध्यान में रखने की है। तो जैसे सिग्मा ए पॉइंट पे क्या होगा, टेंसाइल नेचर होगा बेंडिंग स्ट्रेस का, और बी सॉरी ए पॉइंट पे कंप्रेसिव नेचर होगा बेंडिंग स्ट्रेस का, और बी पॉइंट पे टेंसाइल नेचर होगा बेंडिंग स्ट्रेस का, ठीक है। तो अभी तक आपने जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जितने भी मोस्टली न्यूमेरिकल करे थे, टॉर्शन वाला पोर्शन था या बेंडिंग वाला पोर्शन था, उसमें आपने यूनी एक्सियल लोड लग रहा था, ठीक है। तो जहाँ भी कॉम्बिनेशन की बात होती है, दो, टू और मोर देन टू, when the nature of stresses which are developing is having two or more than two, then we have to apply the concept of principal stress, कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस हमें अप्लाई करना पड़ेगा, और साथ ही साथ थ्योरी ऑफ फेलियर भी लगानी पड़ेगी। तो जहाँ पर अगर एक ही तरीके का लोड लगता है कोई टेंशन नहीं होती है, न्यूमेरिकल बहुत आसान होता है, एक ही इक्वेशन लगा देते हैं हो जाता है काम हमारा। लेकिन जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा तरीके का नेचर होता है स्ट्रेस का जो डेवलप हो रही है वहाँ पर, देन वी हैव टू अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड थ्योरीज ऑफ फेलियर, ठीक है। तो शेयर को भी मैंने डिस्कस कर लिया था, तीन तरीके की शेयर होती है, सिंपल शेयर, लोड अपॉन एरिया, और ये एक शेयर होती है शेयर स्ट्रेसेस इन द बेंडिंग, जो कि इसको दो टुकड़े करने, ये बीम को यहाँ से काटने की कोशिश करती है, उसकी वैल्यू निकलती है SA/Y//IB। और तीसरी तरीके की शेयर होती है टॉर्शनल, तो इफ अ शाफ्ट इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क, तो वो शेयर निकलती है T/J इज टू टाई/R। किसी भी एलिमेंट में ये तीनों तरीके की अगर स्ट्रेस लग रही है, वैसा होगा नहीं, ऐसा न्यूमेरिकल आता नहीं है, अगर ये 1, 2 और 3 ये तीनों तरीके की अगर शेयर स्ट्रेस लग रही हैं, सपोज जैसे टाउ 1, टाउ 2 एंड टाउ 3, तो रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस को आप एल्जेब्रिकली सम कर सकते हो, टाउ 1, टाउ 2 एंड टाउ 3, ठीक है। तो शेयर को शेयर में प्लस करेंगे, नॉर्मल को नॉर्मल में प्लस करेंगे, और बेंडिंग अगर है तो बेंडिंग को भी नॉर्मल में कंसिडर करते हुए उसका एल्जेब्रिक सम हम कर सकते हैं, बट नॉर्मल और शेयर का कभी एल्जेब्रिक सम नहीं करेंगे, ठीक है। तो दिस इज राइट, ऐसा हम कर सकते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होती है, अगर ये डक्टाइल के लिए है तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट होते हैं, सिग्मा वाई टी और ये सिग्मा यू टी। तो सिग्मा वाई टी किसी किसी किताब में एस वाई टी और एस यू टी दे रखा है, ठीक है। किसी किसी मोस्टली जो हम लोग फेमिलियर हैं वो सिग्मा यू टी और सिग्मा वाई टी से देखते हैं। तो लेट अस से सिग्मा यू टी की वैल्यू है सपोज 800 मेगापास्कल, सिग्मा वाई टी की वैल्यू है 500 मेगापास्कल, लेट अस से, ठीक है। तो हम लोग व्हेनेवर वी पुट
एनी कंपोनेंट, किसी भी एलिमेंट को अगर हम एक्चुअल एप्लीकेशन में लगाएंगे तो हम क्या चाहेंगे कि क्या उसमें 800 मेगापास्कल का स्ट्रेस डेवलप हो जाए। हम लोड इस तरीके से लगाएं कि उसमें 800 मेगापास्कल का लोड हो जाए डेवलप, या 500 मेगापास्कल हो जाए। नहीं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि उसमें 500 मेगापास्कल भी डेवलप हो। हम चाहेंगे कि कुछ कम हो, 500 से कुछ कम हो, लेट अस से 250 मेगापास्कल हो। अगर 500 मेगापास्कल उसमें डेवलप हो गया तो यहाँ पर ईल्डिंग शुरू हो जाएगी। और एक बार ईल्डिंग अगर मटेरियल में शुरू हो गई तो वो फेल हो ही जाएगा, भले ही 4-5 दिन बाद हो, या 6 दिन बाद हो, या 10 दिन बाद हो। वो यहाँ से मटेरियल में पहले से स्ट्रेस हार्डनिंग होगी, क्रैक्स इनिशिएशन होगा, और वो क्रैक्स बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर फेलियर हो जाएगा। उसका जो फेलियर मैकेनिज्म है वो शुरू हो गया, ईल्डिंग हुई, इसका मतलब फेलियर पॉइंट, फेलियर इंडिकेशन उसने देना शुरू कर दिया, यानी इलोंगेशन शुरू हो गया। यहाँ पर क्या होता है, प्लास्टिक जोन होता है ना, तो प्लास्टिक जोन हो गया, उसका एलोंगेशन शुरू हो गया, तो वो जो है वो 10-15 दिन में, 20-25 दिन में टूट ही जाएगा। तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई भी हम स्टील का ग्रेड यूज कर रहे हैं उसमें 500 मेगापास्कल भी डेवलप हो। तो हम क्या करते हैं, उससे अलाउबल जो स्ट्रेसेस होती हैं, जो अलाउबल स्ट्रेसेस हैं वो हम कम रखते हैं। ऑलवेज इट शुड बी ऑलवेज लेस देन सिग्मा वाई टी, ठीक है, और सिग्मा यू टी इन केस ऑफ, मतलब कोई भी मटेरियल है, या सिग्मा वाई से कम रखते हैं या सिग्मा यूटी से कम करते हैं। तो ऑब्वियस ये बात है, सिग्मा यूटी तो बहुत दूर की बात है, हम सिग्मा वाई से भी कम रखेंगे। इट शुड बी लेस देन सिग्मा वाई। तो कितना कम होना चाहिए, जितना कम होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, इसके मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन सिग्मा अलाउबल स्ट्रेसेस। तो यहाँ पर सिग्मा वाई टी अगर 500 है और ये 250 है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हो गई 2। ठीक है भाई, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू हो गई 2। तो जितना भी कम कर रखते हैं, अगर हम 250 की जगह 300 रखेंगे तो 500 डिवाइडेड बाई 300, दैट विल बी अवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो 5/3 विल बी अवर फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इससे हम कुछ कम पे डिजाइन करते हैं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये कर्व आपको ध्यान रखना है, ये कर्व आप ध्यान रखोगे तो ये डक्टाइल के लिए है। तो सिग्मा वाई टी से हमें कम पे करना है, जितना कम पे करेंगे दैट इज कॉल्ड एलोवेबल। एलोवेबल मतलब हम परमिट कर रहे हैं, परमिसिबल स्ट्रेस ऑल्सो कॉल्ड परमिसिबल स्ट्रेसेस। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में यील्डिंग तो होती नहीं है ब्रिटल के केस में, ब्रिटल के केस में केवल यूटी होता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या हो जाएगा हमारा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी विल बी सिग्मा यूटी अपॉन सिग्मा एलोवेबल। तो यूटी की वैल्यू अगर 600 है, 600 से कम आप 300 पे कर रहे हो, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा 3। तो ब्रिटल के केस में जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं तो अल्टीमेट के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और डक्टाइल के केस में जब हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालते हैं तो वाईटी के केस में निकालते हैं, ईल्ड के केस में निकालते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस तो आपको पता ही है, इसको मैं इतना डिटेल में यहाँ नहीं लूंगा। आप देखो कंसेप्ट ऑफ, पहले 2D स्ट्रेस समझो आप, 3D स्ट्रेस और 2D स्ट्रेस। 3D स्ट्रेस का कंसेप्ट तो जनरली हम लोग को बस समझ में आना चाहिए, इसके न्यूमेरिकल इतना सिलेबस में नहीं है आपके। सिग्मा एक्स, सपोज अ 3D कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई एंड सिग्मा जेड। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल स्ट्रेस होगी, साथ ही साथ शेयर भी लग रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ शेयर, टाउ एक्स, ये शेयर जो है वो अलग अलग होगा। ठीक है, एक इधर होगा और एक इन फेसेस पे, एक इस फेस पे भी लगेगा और ये पीछे वाली फेस पे भी लगेगा। तो ये तो मैक्सिमम हो गई कंडीशन, 3D स्ट्रेस क्या हो गई, इसको ये मैक्सिमम कंडीशन हो गई इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में। तो कोई भी एलिमेंट, क्योंकि हम लोग जो रियल सिचुएशन होती है जिसमें फोर्स वगैरह लगते हैं उसको हम मैथमेटिकली कन्वर्ट करते हैं। तो हमने ये मान लिया कि किसी एलिमेंट को, सपोज किसी नट एंड बोल्ट को या किसी शेप को मैंने मशीन में लगा दिया, लेथ मशीन पे लगा दिया, या किसी किसी भी मशीन में लगा दिया, एरोप्लेन में लगा दिया, ऑटोमोबाइल में लगा दिया, तो मैक्सिमम कितने फोर्सेस उसमें डेवलप होंगे। तो ये कह रहा है भाई, 3D स्ट्रेस में कह रहा है कि भाई 3 फोर्स तो हो रहे हैं उसमें डेवलप। ठीक है, नॉर्म 3 तरीके की तो नॉर्मल स्ट्रेस लग रही है, 3 तरीके की शेयर स्ट्रेस लग रही है। तो एक्चुअल में मतलब ये बहुत ही मैक्सिमम कंडीशन है, एक्चुअल में इतना होता नहीं है, इतने ज्यादा फोर्सेस उसमें लगते नहीं है, और ज्यादा सिंप्लीफाई लगते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 3D को हमने किस में कन्वर्ट किया, 2D में। 3D को हमने 2D में कन्वर्ट किया। तो सपोज दस उसमें दो ही तरीके के फोर्स लग रहे हैं, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा
वाई, ठीक है। और साथ ही साथ शेयर स्ट्रेसेस जो लग रही हैं टाउ एक्स वाई, एंड दिस इज ऑल्सो, ये भी हमने देखा था, दिस इज इक्वल टू टाउ एक्स वाई। तो इसको हमने 3D स्ट्रेसेस को हमने सिंप्लीफाई करके क्या कर दिया 2D में, 2D स्ट्रेस। तो 2D स्ट्रेस के केस में जब हम इसको सॉल्व करते थे, तो देखो यहाँ से बस सोम का ही मैं रीजन करा रहा हूँ बस। यहाँ से हम क्या करते थे कि सपोज ये प्लेन है, ये वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजेंटल प्लेन है। तो वर्टिकल और हॉरिजेंटल में क्या हो रहा है ये तो हमें पता चल रहा है, ठीक है, दैट मे और मे नॉट बी क्रिटिकल, ठीक है। तो हम केवल हम इस प्लेन के हिसाब से डिजाइन कर दें तो इसका मतलब ये है ये बीच में से नहीं टूटेगा, इसका मतलब ये बीच में से नहीं टूटेगा, बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। कोई भी कंपोनेंट है वो किसी एंगल पे भी टूट सकता है। सपोज इसका एंगल थीटा है, थीटा इसको तो 20 डिग्री और 25 डिग्री, तो किसी एंगल पे भी तो टूट सकता है। हमने तो ये डिजाइन ये मान के कर दिया किसी उसका, किसी कंपोनेंट का ये बीच में से टूट रहा है और अलोंग द क्रॉस सेक्शन यानी नॉर्मल टू देयर क्रॉस सेक्शन ब्रेक कर रहा है। अगर हम इस तरीके का डिजाइन करेंगे तो हमारा डिजाइन गलत हो जाएगा। तो डिजाइन, क्योंकि वो कंपोनेंट अगर इस तरीके से फेल कर गया, अगर इस तरीके से फेल कर गया वो कंपोनेंट, इट मीन्स वी इट्स अ फेलियर ऑफ, इट्स अ फेलियर ऑफ अ डिजाइन इंजीनियर, इट्स अ फेलियर ऑफ अ डिजाइन इंजीनियर। उसने गलत डिजाइन करके दिया, उसने डिजाइन किया कि वो केवल क्रॉस सेक्शन के अलोंग ही ब्रेक करेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते थे, तो मैं डेरिवेशन यहाँ पर नहीं ले रहा, मैं सीधा रिजल्ट यहाँ पर डिस्कस करूंगा। उसके लिए हम क्या करते थे, अ, हम किसी एंगल पे सिग्मा निकालते थे, नॉर्मल स्ट्रेस और टाउ निकालते थे। दो ही तरीके के स्ट्रेस हैं, सिग्मा निकालते थे और टाउ निकालते थे। वो लॉन्ग लॉन्ग एक्सप्रेशन आते थे सिग्मा एंड टाउ के, ठीक है। उसको हम सॉल्व करते थे, डिफरेंशिएशन करते थे, और हम वो एंगल निकालने की कोशिश करते थे, हम वो एंगल निकालने की कोशिश करते थे जिस पर सिग्मा की वैल्यू मैक्सिमम हो जा रही है, या फिर वो एंगल जिस पे टाउ की वैल्यू मैक्सिमम हो जा रही है। तो सिग्मा की वैल्यू जो मैक्सिमम होती थी वो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 होती थी। अगर आप रिकॉल कर पा रहे हो तो ये हमारी कहलाती थी प्रिंसिपल स्ट्रेस, ठीक है, ये हमारी कहलाती थी प्रिंसिपल स्ट्रेस। और टाउ की वैल्यू जहां मैक्सिमम होती थी वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो इसको बहुत ज़्यादा मैं डेरिवेशन में नहीं जा रहा हूँ, मैं थीटा में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि वो यहाँ पर रिक्वायर्ड नहीं है जो कि हम मशीन डिजाइन में डिस्कस करने वाले हैं। आई एम डायरेक्टली गोइंग टू द रिजल्ट। तो रिजल्ट हम लोग देखते थे, सिग्मा 1 यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टाउ मैक्स स्क्वायर, सॉरी टाउ स्क्वायर, टाउ मैक्स तो अलग से निकलेगा, दिस इज टाउ स्क्वायर, ठीक है। टाउ एक्स वाई कह सकते हैं उसे, टाउ एक्स वाई स्क्वायर। सिग्मा 2 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर बस माइनस कर दो, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 माइनस सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। टाउ मैक्स इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूले आप लोग को याद होंगे, ठीक है। टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ठीक है। तो ये तीन इक्वेशन काम की हैं। तो इन तीन इक्वेशन में क्या हो रहा है, सिग्मा वैन आपको पता चल गया, सिग्मा 2 पता चल गया और टाउ मैक्स पता चल गया। कैसे पता चल गया, इफ यू नो द, अगर ये डायग्राम आपको दे रखा है सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, टाउ एक्स वाई एंड टाउ एक्स वाई, अगर ये आपको पता है देन यू कैन कैलकुलेट sigma sigma 1 sigma 2 and tau max, where sigma 1 is maximum principal stress, sigma 2 is minimum principal stress and tau max is maximum shear stress, ठीक है। तो यही मैंने आगे लिख रखा है, बस यहाँ पर थोड़ा सा नोटेशन मैंने बुक का स्क्रीनशॉट लिया है। तो इसको सिग्मा एक्स मान लो, इसको सिग्मा वाई मान लो। तो बात वही है, देखो सिग्मा, इसको अगर मैं इसको अगर मैं दो को अगर मैं बाहर ले लूँ, अगर मैं इसको दो को बाहर ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 स्क्वायर, ये 1/2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा,
4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बात चाहे इस तरीके से याद रखो या इस तरीके से याद रखो, एक ही बात है। तो यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ, ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा x है, ये सिग्मा y है, ये सिग्मा x है, ये सिग्मा सिग्मा x है, और ये, हाँ इसमें थोड़ी सी मैंने गलती कर दी यहाँ, सिग्मा x प्लस सिग्मा y, यहाँ पर सिग्मा x, यहाँ एक्सप्रेशन में सिग्मा x माइनस सिग्मा y होगा, आई एम सॉरी, यहाँ माइनस सिग्मा y होगा, यहाँ तो प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस सिग्मा एक्स वाई हो गया। ठीक है, तो ये करेक्ट कर लें प्लीज, है ना। तो यहाँ सिग्मा एक्स है, यहाँ सिग्मा वाई मान लो इसे, ये सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है। ये मैंने आर एस खुरमी का स्क्रीनशॉट लिया है, उसमें नोटेशन थोड़े से अलग है। ठीक है, तो कोई से भी नोटेशन आप यूज करो, उससे कोई फर्क नहीं है। सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है, सिग्मा एक्स है, ये सिग्मा वाई है। तो ये इक्वेशन हो गई नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। दीज आर द सेम इक्वेशन, 1 2 3 सेम इक्वेशन है। नाउ in this equation, if sigma y is equal to 0, if sigma y is equal to 0, इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी y डायरेक्शन में कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस अगर एक्ट नहीं कर रही है, ठीक है, तो सिग्मा y अगर 0 कर देंगे तो ये इक्वेशन और ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। यानी y डायरेक्शन में अगर कोई भी नॉर्मल स्ट्रेस नहीं लग रही है, देन दिस इक्वेशन बिकम दिस। तो आपको यही वाली इक्वेशन याद रखनी है। अगर मैं मशीन डिज़ाइन के सिलेबस की बात करूं, then you need to recall this, you need to remember this equation। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन आपको याद करनी है। ठीक है, तो कुछ भी नया नहीं है, ये बिल्कुल वही है जो कि आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ रखा है। नाउ टेक अ न्यूमेरिकल, अ shaft which is subjected to a bending load of 3 kilonewton, ठीक है, प्योर टॉर्क ऑफ 1000 न्यूटन इंटू मीटर एंड एक्सियल पुलिंग फोर्स ऑफ 15 किलोन्यूटन, कैलकुलेट द स्ट्रेसेस एट पॉइंट ए एंड बी। तो ए पे और बी पे स्ट्रेसेस निकालनी है। तो यहाँ देखो सबसे पहले ये एक्सियल लोड लग रहा है, यानी सिग्मा टी डेवलप होगा विच इज लोड अपॉन एरिया। ठीक है, साथ ही साथ एक बेंडिंग मूवमेंट लग रहा है। बेंडिंग मूवमेंट कैसे लग रहा है, 3 किलो न्यूटन और ये 250 mm है। तो बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, बेंडिंग मूवमेंट इज इक्वल टू 3 किलो न्यूटन, 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 250। तो ये बेंडिंग मूवमेंट है। ठीक है, तो एक एक नॉर्मल स्ट्रेस ये डेवलप हो रही है टेंसाइल टाइप की, और एक नॉर्मल स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस डेवलप हो रही है। तीसरी स्ट्रेस कौन सी डेवलप हो रही है, टॉर्क दे रखा है 1000 न्यूटन इंटू मीटर। तो टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर से यहाँ से हमें टॉर्क दे रखा है टी इज इक्वल टू 1000 न्यूटन इंटू मीटर दे रखा है, इसको एम में कर लेंगे, इंटू एम टी। ये हमें टी दे रखा है, जे की वैल्यू हमें पता है क्योंकि डायमीटर पता है, तो जे की वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 32 डी की पावर 4। ठीक है, आर की वैल्यू डी बाई 2। तो ये तीसरे तरीके की स्ट्रेस हो गई टॉर्शनल स्ट्रेसेस। तो 3 तरीके की स्ट्रेसेस डेवलप हो रही हैं, तो यानी ये न्यूमेरिकल जो है हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस से ही सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें तो इसमें फॉर्मूले हमारे लग जाएंगे। मतलब अगर हम इसको कंपेयर करें इस सिचुएशन से, अगर हम 2D स्ट्रेस से अगर कंपेयर करें, लेट अस से फॉर द पॉइंट ए और बी, मतलब यहाँ पर एक एलिमेंट, हम एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लें यहाँ पर। ठीक है, एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर कर लें, तो उस स्मॉल एलिमेंट पे बेंडिंग भी लग हो रही है, बेंडिंग भी हो रही है, और टेंसाइल भी लग हो रहा है, और टॉर्शन, मतलब तीनों ही इफेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पर एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर ले लें, एक स्मॉल एलिमेंट यहाँ पर ले लें, तो ये हो जाएगा सिग्मा एक्स। और देखो वाई डायरेक्शन में कुछ भी नहीं है, क्योंकि वाई डायरेक्शन में अगर होता तो इस न्यूमेरिकल के साइड व्यू में कुछ दे रखा होता, साइड व्यू में हो सकता है कोई लोड लग रहा होता, तो सिग्मा वाई यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है 0 है। तो सिग्मा वाई की वैल्यू यहाँ पर 0 है। देखो इस चीज को ऐसे समझो, सिग्मा वाई कैसे 0 है, सिग्मा वाई तो 0 है क्योंकि ये लोड जो है वो केवल इसी डायरेक्शन में लग रहा है, इसके परपेंडिकुलर टू दिस पेपर या परपेंडिकुलर टू दिस पीपीटी, मतलब मेरे पीपीटी के परपेंडिकुलर कोई भी लोड नहीं लग रहा है। तो अब देखो इसका इफेक्ट क्या हो रहा है,
इसका इफेक्ट ये हो रहा है, दिस इज ट्राइंग टू डू बेंडिंग लाइक दिस, ये इस तरीके से बेंडिंग हो रही है इसमें। तो अब जब इस तरीके से हो रही है तो न्यूट्रल एक्सिस यहाँ पर आ गई। नाउ यू कैन सी ऊपर वाले फाइबर किस में है, इस केस में ऊपर वाले फाइबर, ये डायग्राम और आप अच्छे से बनाओ। ऊपर वाले फाइबर ये क्योंकि कैंटिलीवर का केस है, इससे पहले हमने सिंपली सपोर्टेड बीम का केस देख रहे थे। तो इससे ऊपर वाले फाइबर क्या हो जाएंगे, ऊपर वाले फाइबर हो जाएंगे टेंशन में, और नीचे वाले फाइबर किस में हो जाएंगे, कंप्रेशन में। ठीक है, तो एक तो ये ऊपर नीचे ऊपर वाले फाइबर ये बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, और साथ ही साथ ये 15 किलो न्यूटन का लोड भी लग रहा है। ये क्या कर रहा है, ये खींच रहा है इन फाइबर्स को, जितने भी फाइबर्स हैं इनको ये पुल कर रहा है, और साथ ही साथ ये बेंडिंग स्ट्रेस जो ऊपर लग रही है वो भी पुल कर रही है। तो इन दोनों को हम एल्जेब्रिकली सम कर देंगे। अगर हम इस न्यूट्रल एक्सिस से नीचे बात करें, इस न्यूट्रल एक्सिस से नीचे इन सब फाइबर की बात करें, तो यहाँ इसकी वजह से टेंसाइल हो रहा है, और नीचे बेंडिंग की वजह से कंप्रेसिव हो रहा है, कंप्रेसिव नॉर्मल स्ट्रेस डेवलप हो रही है, तो हम एल्जेब्रिकली माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या होगी, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, सिग्मा वाई कुछ भी नहीं लग रहा है, सिग्मा वाई 0 है यहाँ पर, और जो शेयर स्ट्रेस लग रहा है टाउ एक्स वाई, उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, टाउ एक्स वाई की वैल्यू हम निकालेंगे टी वाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर, में ये जो टाउ आएगा दिस इज नथिंग बट टाउ एक्स वाई, दिस इज टाउ एक्स वाई। ठीक है, और सिग्मा एक्स कैसे निकालेंगे, सिग्मा एक्स विल बी द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस टेंसाइल प्लस बेंडिंग। आई होप ये बात आप लोग को क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो नाउ स्टार्ट द क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमने लगाई स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस की, नॉर्मल टेंसाइल की लोड अपॉन एरिया। तो लोड कितना है 50 इंटू 10⁻³ अपॉन एरिया पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट 7.64 मेगा पास्कल। ठीक है, सेकंड हमने लगाया बेंडिंग इक्वेशन सिग्मा वाई, सिग्मा वी इसको टू एम बाई आई इंटू वाई। एम कितना हो गया, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ए पे रहेगा और बी पे भी रहेगा। ठीक है, दोनों का नेचर अलग रहेगा, बस 3 इंटू 10⁻³ 3 इंटू 10⁻³ किलो न्यूटन में दे रखा है ये, इंटू 250 बेंडिंग मोमेंट हो गया, अपॉन आई, आई की वैल्यू हो गई पाई बाई 64 इंटू डी की पावर 4 इंटू वाई इज इक्वल टू 50/2। तो सिग्मा वी की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करोगे इट विल कम 61.1 मेगा पास्कल। थर्ड टाइप की स्ट्रेस डेवलप हो रही है ड्यू टू दिस टॉर्क 1000। तो टी बाई जे इज इक्वल टू टाउ बाई आर, वेयर टाउ इज इक्वल टू टी बाई जे, टी हो गया हमारा 1000 इंटू 10⁻³ न्यूटन इंटू mm में कन्वर्ट कर लिया, जे हो गया हमारा पाई बाई 32 इंटू डी की पावर 4 इंटू 50/2। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट टाउ इज इक्वल टू 40.74 is 40.74 मेगा पास्कल। ठीक है, तो नाउ हमसे हमसे पूछा गया कैलकुलेट द स्ट्रेसेस एट पॉइंट ए। तो एट पॉइंट ए क्या होगा स्ट्रेसेस, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल्जेब्रिक सम ऑफ सिग्मा टी प्लस सिग्मा बी एट पॉइंट ए क्या है। अगर हम इसे न्यूट्रल एक्सिस से ऊपर वाले फाइबर देखें, ए में क्या हो रहा है, टेंशन हो रहा है ना, और इसकी वजह से भी टेंशन हो रहा है, 15 किलो न्यूटन की वजह से भी टेंशन हो रहा है ना। तो क्या होगा, दोनों को एल्जेब्रिकली सम कर देंगे। अगर एक की वजह से टेंशन होता और कंप्रेशन होता तो हम साइन के साथ करते, प्लस माइनस के साथ करते, जो भी आता वो एक्सेप्टेबल होता। ठीक है, तो सिग्मा टी की वैल्यू हो गई 7.64 प्लस सिग्मा बी की वैल्यू हो गई 61.1। तो इसका समेशन कर देंगे, ये आ जाएगा वी विल गेट 68.74 मेगा पास्कल। तो ए पे प्रिंसिपल स्ट्रेस कितनी हो जाएंगी, सिग्मा ए इज इक्वल टू, फार्मूला हम लगा देंगे सिग्मा एक्स बाई 2
प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर टाउ एक्स वाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा 68.74 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 68.74 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, टाउ एक्स वाई अंडर रूट में ही है 40.74 का स्क्वायर। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सिग्मा ए होगा 87.64। आफ्टर कैलकुलेटिंग वी विल गेट 86.74 मेगा पास्कल। और टाउ मैक्स, टाउ कितना जाएगा 8.8 इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर इसका अंडर रूट। ठीक है, तो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट टाउ मैक्स इज इक्वल टू 53.3 मेगा पास्कल। ठीक है, तो पॉइंट ए पे हमने निकाल लिया स्ट्रेसेस क्या हो रही हैं। अब पॉइंट बी पे निकालना है। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी, एट पॉइंट बी में बस इतना अंतर रहेगा, सिग्मा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिग्मा टी प्लस सिग्मा बी ही रहेगी। ठीक है, सिग्मा टी की वैल्यू कितनी है 7.64, बट सिग्मा सिग्मा टी की वैल्यू 7.64 है, बट यहाँ पर बी पे क्या नेचर है, बेंडिंग का नेचर क्या है, कंप्रेसिव। तो यहाँ पर बस आप माइनस कर देना 7.64 माइनस 61.1 माइनस 61.1। तो ये वैल्यू एज इट इज यहाँ पर माइनस में आएगी, जो भी वैल्यू माइनस में आएगी दैट विल बी पुट इन दिस इक्वेशन। तो यहाँ सिग्मा ए, एक बार मैक्सिमम निकालना है, सॉरी यहाँ पर एक स्टेप और रह गया। ये तो हमने मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाला और फिर मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल देंगे। तो मैं इसको आंसर दिखा देता हूँ, आप लोग को समझ में आ जाएगा। नाउ इन दिस यू कैन सी हमने बेंडिंग मोमेंट निकाला, पहले हमने टेंसाइल निकाला 7.64, फिर बेंडिंग निकाला 61.1, ए पे रिजल्टेंट हो गया 68.4, फिर हमने टॉर्शन निकाला, टॉर्शनल स्ट्रेसेस हो गई 40.74। नाउ पहले पार्ट में हमें स्ट्रेसेस एट पॉइंट ए पे निकालनी थी, तो एक बार हमने प्लस के साथ ले लिया और एक बार माइनस के साथ ले लिया। ठीक है, यू विल गेट दिस। ठीक है, तो बी के लिए हमने क्या करा, बस इतना अंतर किया। बी के लिए हमने क्या करा, सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 7.64 माइनस 61.1 माइनस 60। इसको देखो इन्होंने थोड़ा अलग तरीके से किया है, आप इस तरीके से भी करोगे जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ तो भी आपको सेम ही आंसर आएगा। तो 7.64 माइनस 61.1 इज इक्वल टू माइनस 53.46। ठीक है, इसको आप सॉल्व करके देख लो। सिग्मा ए वन इज इक्वल टू माइनस 53.46। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं और स्पेस लेके दिखा देता हूँ आप लोगों को। सिग्मा ए वन इज इक्वल टू माइनस 53.46 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, प्लस माइनस दोनों ही निकाल लेते हैं, सिग्मा ए वन मैक्सिमम प्रिंसिपल एंड सिग्मा ए टू दोनों ही निकाल लो, एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस 53.46 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई की वैल्यू है 40.74। इसको आप सॉल्व करके देखना, आप यू विल गेट सेम। तो सिग्मा ए वन यानी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आएगी आपकी माइनस 75 पॉइंट्स को सॉल्व करके देखना, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, माइनस 75.46 मेगा पास्कल। और सिग्मा ए टू आएगा आपका सिग्मा ए टू आएगा आपका 22। हो सकता है ये उल्टा आ जाए, एक मिनट। हाँ, सिग्मा बी मैक्स, इसका ये रिवर्स आएगा आपका, ये आएगा आपका सिग्मा ए वन इज इक्वल टू आएगा ये 22 मेगा पास्कल। ठीक है, इनका रिवर्स आया है, आपका अलग आएगा इनका अलग आया है। ठीक है, आपका भी सही है इनका भी सही है, माइनस 75.46 मेगा पास्कल। ठीक है, मतलब जो भी आएगा। अब सिग्मा वन अगर 22 मेगा पास्कल आ रहा है, सिग्मा टू 75
0.46 आ रहा है, तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है भाई? ये कंप्रेसिव नेचर में है ना, ये अगर कंप्रेसिव नेचर में है तो मैग्नीट्यूड किसका ज़्यादा है? तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस ये कहलाएगा, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। जरूरी नहीं है कि हमेशा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा वन ही हो, तो वो दैट डिपेंड अपॉन, ऐसा नहीं है कि सिग्मा वन हमेशा मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस हो, सिग्मा टू भी हो सकता है। तो ये मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कहलाएगा। ठीक है, टाउ मैक्स निकालना तो आसानी है, टाउ मैक्स का फॉर्मूला तो वैसे ही लगा दोगे आप, यू विल गेट 48.73। ठीक है, तो टाउ मैक्स की वैल्यू जो है वो आसान है निकालना। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मैंने बता दिया, चाहे तो आप बुक का तरीका फॉलो करो, चाहे आप इस तरीके से फॉलो करो जैसे मैंने बताया, यू विल गेट द सेम आंसर। बट इंटरप्रिटेशन ऑफ द आंसर विल बी, जो माइनस में जिसका मैग्नीट्यूड अगर ज़्यादा है तो दैट विल बी कंसिडर एज मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो दैट वाज ऑल अबाउट द प्रिंसिपल स्ट्रेस। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट थ्योरीज ऑफ फेलियर। ठीक है, तो थ्योरीज ऑफ फेलियर की जरूरत क्यों पड़ती है? बोथ द टॉपिक्स आर लिंक्ड। थ्योरीज ऑफ फेलियर की जरूरत क्यों पड़ती है? व्हेनेवर हमको ये पता है कि जो लेबोरेटरी में हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं, लेबोरेटरी में जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं वो हमेशा यूनिएक्सियल डायरेक्शन में होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है। या तो हम बेंडिंग टेस्ट करते हैं यूटीएम मशीन पे अटैचमेंट लगा के, या केवल टेंसाइल टेस्ट करते हैं, या एक अलग से मशीन आती है टॉर्शन मशीन, या हम केवल टॉर्शन टेस्ट करते हैं। कोई भी ऐसा टेस्ट नहीं है, या कोई भी लैब में हमारे पास कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसमें हम तीनों तरीके के टेस्ट कर सकें, सिग्मा टी भी निकाल लें, सिग्मा बी भी निकाल लें और टाउ भी निकाल लें। ऐसा कोई भी टेस्ट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए हमें थ्योरीज ऑफ फेलियर यूज करनी पड़ती है। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर बहुत सारे अलग अलग साइंटिस्ट हुए। ठीक है, कोई ट्रेस्का, एक ट्रेस्का हुए, एक वॉन माइसिस हुए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अलग अलग साइंटिस्ट ने, अलग अलग मैथमेटिशियन ने अपनी थ्योरीज बताई कि भैया फेलियर इस तरीके से हो रहा है अगर कोई कंपोनेंट है, वेन एवर इट इज सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लिकेटेड स्टेट ऑफ स्ट्रेसेस, उसमें एक एक्स डायरेक्शन में भी लग रही है, वाई डायरेक्शन में लग रही है, शेयर भी लग रही है, अगर इस तरीके का फिनोमिना हो रहा है, सी अगर इस तरीके का फिनोमिना हो रहा है, अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू ओनली ओनली यूनिएक्सियल, तब तो बहुत आसान है, इट इज वेरी इजी। ठीक है, वी कैन डू इट इन लेबोरेटरी, वी कैन डू इट इन लेबोरेटरी। बट कहीं इस तरीके का फिनोमिना है, यहाँ और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या हो जाएगा, जो हमने डिस्कस किया 3D स्ट्रेस, कि एक्स वाई जेड शेयर स्ट्रेसेस भी लग रही है हर प्लेन पे, तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना। तो इस कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कोई भी एक्सपेरिमेंट मेथड नहीं है ना, यह हमने लेबोरेटरी में हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते, हमें कुछ ना कुछ मैथमेटिक्स में ही हमें इसका एक तरीका निकालना पड़ेगा, और ऐसा तरीका होगा कि वो हमारी डिजाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब उससे जो हम डिजाइन करेंगे, किसी शेफ्ट का डिजाइन करेंगे या किसी कंपोनेंट का डिजाइन करेंगे, तो वो सेटिस्फैक्टरी हमें आंसर देगा। जब हम उसे पुट करेंगे तो वो कंपोनेंट हमारा फेल नहीं करेगा, मतलब सालों साल चलता रहेगा, 5-6 साल, 7 साल, 10-20 साल तक वो चलता रहेगा, हम इस तरीके से डिजाइन करें। तो ये दिस कंसेप्ट इज नॉट न्यू, बहुत पहले से चला आ रहा है और इसको सक्सेसफुली अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, इंडस्ट्री में इसको अच्छे से अप्लाई किया जा रहा है, उसी के बेसिस पे कंपोनेंट के डिजाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती है complex whenever an element is subjected to complex state of stresses, then we have to apply theories of failure. तो बिफोर वी डू इट लेट्स अंडरस्टैंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी मैंने बता दिया, मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ, इसमें कुछ एक दो चीज़ें ऐसी दे रखी हैं। तो जैसे जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्ट्रक्चर अगर फेल होता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, डेथ हो सकती है, इंजरी हो सकती है ना, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमें लेना पड़ता है। अब 2 लेंगे, 3 लेंगे, अगर ज़्यादा लेंगे 4 या 5 लेंगे तो और ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा कंपनी को, और ज़्यादा सिक्योरिटी और ज़्यादा मिल जाएगी, लेकिन फाइनेंशियल लॉस हमें कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और सेफ्टी जो है वो, सेफ्टी भी इंक्रीज होती है और कॉस्ट भी बढ़ती है जैसे जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी बढ़ता है। ठीक है, ये सब अंडरस्टूड है। तो ये चीज़ मैंने पिछले लेक्चर में बता दी थी, ये यील्ड हो गया, ये अल्टीमेट हो गया। तो
ईल्ड से अगर कम पे हम स्ट्रेस कर रहे हैं अलाउबल, इट मीन्स वी आर टेकिंग द फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, फेलियर का क्राइटेरिया मेनली ईल्डिंग होती है डक्टाइल मटेरियल में, और फ्रैक्चर होता है ब्रिटिल मटेरियल में। तो ब्रिटिल मटेरियल में ज़्यादा इंडिकेशन देता नहीं है, वो फटाक से फेलियर हो जाता है। ईल्डिंग विल्डिंग कुछ नहीं होती है, वो सीधा क्रैक जैसे ही जनरेट होता है वैसे ही फेल हो जाता है ना। तो अच्छा, फेलियर का मतलब ये नहीं है कि कोई कंपोनेंट है इसका फेलियर हम तभी कंसिडर करेंगे जब इसके दो टुकड़े हो जाएंगे, है ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फेलियर का मतलब ये है कि कोई भी कंपोनेंट है अगर वो अपना फंक्शन, इट इज सीज टू परफॉर्म इस फंक्शन, अगर वो जिस फंक्शन के लिए डिजाइन किया गया है, सपोज किसी शेफ्ट को आपने डिजाइन किया है कि वो इतना टॉर्क ट्रांसमिट कर सके, मे बी ड्यू टू डिफॉर्मेशन और एनी अदर फैक्टर, रिजिडिटी एक्सेट्रा वगैरह, उसमें वो अगर अपना काम नहीं कर पा रहा है, जिस काम के लिए हमने डिजाइन किया है उतने टॉर्क को डिलीवर नहीं कर पा रहा है, इट मीन्स उसका फेलियर हो जाए। भले ही उसके दो टुकड़े नहीं हुए हैं, लेकिन उसका फेलियर हम मानेंगे। व्हेन इट इज सीज टू परफॉर्म इट्स फंक्शन, अपना फंक्शन ही करना बंद हो जाए। कोई जॉइंट लगा रखा है जिसको दो शेफ्ट के बीच में अगर जॉइनिंग करनी है, स्क्वाटर जॉइंट होता है, नकल जॉइंट है, भले ही वो टूटा नहीं है, ठीक है, लेकिन वो काम करना अगर बंद हो गया तो हम कह देंगे कि वो उसका फेलियर हो गया। तो फेलियर यहाँ पर तो खैर ये फेलियर इस तरीके से मैंने कुछ डायग्राम डाल रखे हैं। ये फेलियर हो गया, ये बोल्ट का फेलियर हो गया, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये बोल्ट है, ठीक है, ये गियर है, ये बेरिंग फेलियर है, ये भी बेरिंग फेलियर है, ये गियर फेलियर है। ठीक है, ये अलग अलग कंपोनेंट को आप देख सकते हो, ये जैसे जैसे यूज होते हैं फेलियर होता रहता है। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर, लेट्स डिस्कस द थ्योरीज ऑफ फेलियर। ठीक है, तो कोई भी कंपोनेंट बाई एक्सियल और ट्राई एक्सियल स्ट्रेसेस में अगर सब्जेक्टेड होता है तो उसका डिजाइन करना कॉम्प्लिकेटेड होता है। कोई भी टेस्टिंग फैसिलिटी हमारे पास प्रिडिक्ट नहीं अवेलेबल होती है, तो फेलियर क्राइटेरिया डेवलप किया गया डिजाइन को आसान बनाने के लिए। ठीक है, वेरियस थ्योरीज ऑफ फेलियर्स आर मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, शेयर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। ठीक है, तो देखो दो केस होते हैं। एक केस हो गया हमारा एक केस हो गया कि व्हेन अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस, व्हेन अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल टॉर्शन स्ट्रेस। ठीक है, इसको ऐसे नहीं बनाऊंगा, व्हेन अ कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू यूनिएक्सियल टॉर्शन स्ट्रेस। ठीक है, तो इस केस में देखो कितने रिजल्ट आते थे। ये हम सिंपल यूटीएम पे परफॉर्म कर सकते हैं, यूटीएम पे हम लोग परफॉर्म करते हैं ना, इसी केस में करते हैं व्हेनेवर कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो इस केस में देखो हम कौन कौन से पैरामीटर निकालते हैं। हम यूटीएम के केस में हम इसमें स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, ठीक है, स्ट्रेन भी निकालते हैं, एनर्जी भी निकालते हैं। इस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, कितनी एनर्जी स्टोर्ड हुई, बिकॉज जब हम कंपोनेंट को अगर हम यूनिएक्सियल डायरेक्शन में पुट करें, टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं, तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई, जब उसमें डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो तो कितनी एनर्जी स्टोर हुई। तो ये बहुत सारे पैरामीटर हम निकालते हैं। इसी तरीके से पैरामीटर हम व्हेनेवर कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू प्योर शेयर, इसमें भी हम निकालते हैं। ठीक है, तो बेसिकली थ्योरीज ऑफ फेलियर इज जस्ट अ रिलेशन बिटवीन 1D एंड कॉम्प्लेक्स स्टेट। कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस, इट कुड बी 2D और 3D। तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्ड करता है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप बिल्ड करता है वो दिस इज कॉल्ड थ्योरीज ऑफ फेलियर। ठीक है, तो इसका डाटा अवेलेबल है, हमें इसका डाटा हमारे पास अवेलेबल है। इसका डाटा क्या है, 1D का डाटा अवेलेबल है हमारे पास। सिग्मा YT भी पता है हमें, सिग्मा UT भी पता है। टाउ की वैल्यू भी हम एज्यूम कर लेते हैं 0.5 इंटू सिग्मा UT मान लेते हैं, या 0.577 इंटू सिग्मा YT मान लेते हैं। टाउ की वैल्यू भी हम इसी जो यूटीएम पे हम सिंपल टेंशन टेस्ट लेते हैं तो वहां से टाउ की वैल्यू भी पता चल जाती है। लेकिन हमें सिग्मा और टाउ की वैल्यू तब पता नहीं चलती है जब ये कॉम्प्लेक्स स्टेट में होते हैं। तो इन्हीं सब सिग्मा YT, सिग्मा UT और टाउ से हम लोग काम चला लेते हैं। कैसे काम चलाते हैं, थ्योरीज ऑफ फेलियर में इन दोनों के बीच में 1D और 2D के बीच में रिलेशनशिप बिल्डअप करके
जो डाटा हमारे पास अवेलेबल है यूटीएम मशीन का, यूटीएम मशीन में यूटीएम मशीन से जो डाटा अवेलेबल है सिग्मा वाई टी सिग्मा यूटी है अवेलेबल है, या और भी फॉर्मूले हमारे पे एनर्जी स्टोर के जो फॉर्मूले अवेलेबल हैं उन्हीं से हम काम चला के थ्योरीज ऑफ फेलियर बना लेते हैं, यानी हम उसे आसान बना देते हैं, कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस को इजी बना देते हैं, सो दैट वी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम और वी कैन डिजाइन द कंपोनेंट। ठीक है, तो लेट अस टेक स्टेटमेंट ऑफ ईच एंड एवरी थ्योरी। एक स्टेटमेंट में बताता हूँ, अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी given by Rankine, तो also called Rankine theory, the failure or yielding occur at a point in a member when maximum principal stress or normal stress in y-axis stress reaches the limiting strength of material in a simple tension test। तो देखो हर जगह यहाँ पर जो रिलेशन है वो सिंपल टेंशन टेस्ट है, हर स्टेटमेंट में सिंपल टेंशन टेस्ट आएगा। तो सिंपल टेंशन टेस्ट क्या हो गया, जो कि आप यूटीएम पे करते हो। ठीक है, यूटीएम पे जो करते हो, और इसको किससे कंपेयर किया है, प्रिंसिपल स्ट्रेस से, मैक्सिमम प्रिंसिपल एंड नॉर्मल स्ट्रेस से। तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस निकाला ही आपने, सिग्मा 1 सिग्मा 2 और टाउ मैक्स अभी आपने निकाला न्यूमेरिकल में। ठीक है, उसको हमने कंपेयर कर दिया यूटीएम से, जो रिजल्ट आए यूटीएम से क्या रिजल्ट आते हैं, तो सिग्मा वाई टी आता है या सिग्मा यूटी आता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, रीच इज द लिमिटिंग स्ट्रेंथ, यानी हम इक्वेट कर रहे हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस को और वो वैल्यू जो कि हमें सिंपल टेंशन टेस्ट से मिली, यानी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी। तो फेलियर तब होगा जब सिग्मा 1 सिग्मा वाई टी के बराबर हो जाएगा। अब सिग्मा 1 कैसे निकालोगे, सिग्मा 1 निकालने का वही फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स अपॉन 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर, ये वही फॉर्मूला है निकालने का। सिग्मा सिग्मा वाई टी हमें यूटीएम से डायरेक्ट पता चल जा रहा है। ठीक है, तो बस यही इक्वेशन हो गई हमारी, सिग्मा 1 अकॉर्डिंग टू दिस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी। तो बस ये बात ध्यान रखो, कोई सिग्मा वाई टी है यूटी है, इसको अकेला नहीं छोड़ना है, इसके साथ हमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा के चलना है। तो कुछ बुक में फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर नहीं दे रखा है या न्यूमेरिकल में नहीं दे रखा है तो हम 1 मानेंगे, अगर दे रखा है, अगर 2 दे रखा है तो हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी 2 या 3 लेके चलेंगे, अगर हमें दे रखा है, नहीं दे रखा है तो हम एज्यूम 1 कर सकते हैं या एज्यूम 2 भी कर सकते हो, तो भी गलत नहीं है। तो आप बस ये याद रखो, कोई भी थ्योरीज ऑफ फेलियर में जो भी आप स्टेटमेंट दोगे, सिग्मा वाई टी जहां भी आएगा, इसको बस याद रखो, इसको अकेला नहीं छोड़ना है, इसको हमेशा फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ रखना है। तो दिस विल बी फॉर डक्टाइल मटेरियल। और अगर यही ब्रिटल मटेरियल की मैं बात करूं तो फेलियर क्या होता है, अल्टीमेट में होता है, तो सिग्मा यूटी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल में यील्डिंग तो होती नहीं, हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देखा। तो ये दिस आर द इक्वेशन ऑफ दिस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी। ठीक है, तो दिस थ्योरी जो इज गुड फॉर ब्रिटल मटेरियल। तो ये देखा गया कि ब्रिटल मटेरियल में शेयर फेलियर, ब्रिटल मटेरियल मेनली जो है, देखो सिंपल मैक्सिमम स्ट्रेस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द फेलियर इन टेंशन एंड कंप्रेशन। इसमें टेंशन और कंप्रेशन लगता है, इग्नोर द पॉसिबिलिटी ऑफ द शेयर फेलियर। तो डक्टाइल जो फेलियर होता है, डक्टाइल मटेरियल का जो फेलियर होता है वो शेयर में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टेंसाइल एंड कंप्रेसिव। और जो ब्रिटल मटेरियल होता है उसका सिंपल टेंशन और कंप्रेशन में ज्यादा फेलियर होता है। तो इसलिए ये फेलियर डक्टाइल मटेरियल के लिए गुड नहीं है, अच्छी नहीं है। आप अप्लाई कर सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन बट इट इज नॉट गुड, इट इज नॉट गिविंग द गुड रिजल्ट फॉर द डक्टाइल मटेरियल। हाउएवर फॉर ब्रिटल मटेरियल which are relatively strong in shear but weak in tension, this theory is good। ठीक है, तो you can say this theory is good for brittle material। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल के भी लगाओ, कोई मना नहीं करेगा, उससे भी आंसर आएगा, बट इट इज फाउंड कि इट गिव्स गुड रिजल्ट फॉर द ब्रिटल मटेरियल। नाउ देखो, बिफोर वी गो इनटू द सेकंड थ्योरीज ऑफ फेलियर, देखो सिंपल टेंशन टेस्ट से हमें क्या क्या मिलता है, सिग्मा वाई टी और सिग्मा यूटी हमें मिलता है, ये हमने देख लिया। टाउ वाई टी मिलता है, तो टाउ वाई टी को या तो हम हाफ मान लेते हैं सिग्मा वाई टी, ठीक है, या फिर हम एक थ्योरी हमें कहते हैं 0.77, ये आपने पढ़ा होगा शायद कहीं, या तो हम हाफ मान लेते हैं या फिर हम इसको, एक तो वॉन माइसिस जो हुआ इसने अंडर रूट 3 माना टाउ वाई टी को, सिग्मा वाई टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 किया, एक ने क्या किया सिग्मा वाई टी अपॉन 2 किया। तो हमें सिंपल टेंशन से सिग्मा वाई टी मिल गया, सिग्मा यू टी मिल गया, टाउ वाई टी। स्ट्रेन हमें मालूम है, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस इज
प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अंडर इलास्टिक लिमिट। ठीक है, तो यहाँ से हमें स्ट्रेन भी पता चल गया। ठीक है, स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू पर यूनिट वॉल्यूम, तो ये भी फॉर्मूला आपके लिए नया नहीं है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2E। जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो पर यूनिट वॉल्यूम नहीं रहेगा, तो वॉल्यूम को हम 1 मान लेते हैं, तो पर यूनिट वॉल्यूम ही निकाल देते हैं हम लोग। अगर आपको याद होगा इस तरीके के न्यूमेरिकल भी आपने सोम में कर रखे होंगे। और क्या निकलता है हमें सिंपल टेंशन टेस्ट से, हमें और क्या पता चल जाता है, स्ट्रेन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू शेयर। ठीक है, तो ड्यू टू शेयर केवल शेयर फोर्स लग रहा है, तो दिस टाउ स्क्वायर अपॉन 2G वेयर जी इज द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, तो ये 5 रिजल्ट हमें मिलते थे सिंपल टेंशन टेस्ट से। अगर कोई एलिमेंट सब्जेक्ट इफ एलिमेंट इज सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ, यानी 2D और 3D स्ट्रेस अगर लग रहा है, तो ये हमें मिलते थे, प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल गया। सी इसका कोई लेबोरेटरी प्रूफ नहीं है, देयर इज नो लेबोरेटरी प्रूफ। ठीक है, लेकिन हमें क्या मिल रहा है, हमें मैथमेटिकल एनालिसिस से प्रिंसिपल स्ट्रेस मिल जा रहा है सिग्मा 1, सिग्मा 2, शेयर स्ट्रेस मिल जा रहा है टाउ मैक्स, प्रिंसिपल स्ट्रेन भी मिल जा रहा है। अगर आपने इस तरीके के न्यूमेरिकल करे होंगे, ठीक है, कोई एक एलिमेंट है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और सिग्मा जेड, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू इंटू सिग्मा 2 अपॉन ई, तो प्रिंसिपल स्ट्रेन हमें मिल जाता है। ठीक है, अच्छा ये कुछ डेरिवेशन दे रखे हैं आपकी सोम की, किसी भी सोम की किताब में दे रखे हैं, स्ट्रेन एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, ये डेरिवेशन है। तो बेन डेरिवेशन तो पहले भी नहीं करे तो और अभी भी कोई करने का मतलब नहीं है, बट हमें मालूम है इफ ए कंपोनेंट इज सब्जेक्टेड टू कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेसेस 2D और 3D स्ट्रेसेस, देन strain energy due to principal strain per unit volume is this, and shear strain energy due to 3D stresses are this। तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ये तो आपने इस पे तो आपने न्यूमेरिकल कर रखे हैं सोम में, इसको आप याद कर लो। ठीक है, इसको आप याद कर लो कि शेयर स्ट्रेन एनर्जी कितनी होती है जब कॉम्प्लेक्स स्टेट ऑफ स्ट्रेस में है एलिमेंट, shear strain energy due to 3D stresses, see this is due to principal strain and this is यहाँ लिखा नहीं है मैंने, अच्छा ये shear है, ये shear है। तो इन दोनों में क्या आता है, इक्वेशन नंबर 4 और 5 में क्या अंतर है, 4 is due to principal strain, for the principal strain which come from normal stress, और 5 में क्या है, this is shear strain energy which come for shear stress which is coming from due to the डेवलपमेंट ऑफ शेयर स्ट्रेस। तो इन दोनों में ये अंतर है, जिसके डेरिवेशन अवेलेबल है किताब में। ठीक है, नाउ सेकंड थ्योरीज ऑफ फेलियर। तो सेकंड थ्योरीज ऑफ फेलियर में स्टेटमेंट क्या हो गया, फेलियर तब होगा जब शेयर स्ट्रेस की वैल्यू जो है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस की वैल्यू सिंपल टेंशन टेस्ट में जो शेयर स्ट्रेस आ रहा है उसके बराबर हो जाएगी। तो टाउ मैक्स की वैल्यू, टाउ मैक्स हो गया हमारा लेफ्ट हैंड, एलएचएस साइड क्या हो गया, एलएचएस साइड हम रखेंगे, इसको ऐसे समझो एलएचएस एंड आरएचएस, इसको एलएचएस और आरएचएस को हमने बराबर किया है। एलएचएस हमेशा 3D से जो हमें रिजल्ट आया यानी ये वाला, और आरएचएस में हम ये रखेंगे सिंपल जो 1D में जो रिजल्ट आया वो हम आरएचएस में रखेंगे। तो मैंने बताया इट्स अ रिलेशन बिटवीन 3D एंड 1D। ठीक है, तो आरएचएस में हम रखेंगे हमेशा 1D। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा रिलेशन, 3D में हमें पता है टाउ मैक्स कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टाउ वाई टी। जब टाउ मैक्स पहले हमारा पहली थ्योरीज ऑफ फेलियर कह रही थी सिग्मा 1 और सिग्मा वाई टी अगर बराबर हो जाए तो थ्योरीज ऑफ फेलियर हो जाएगा, ये कह रही टाउ एक्स वाई और टाउ वाई टी अगर बराबर हो जाए तो थ्योरीज ऑफ फेलियर हो जाएगा। टाउ वाई टी होता क्या है, टाउ वाई टी इज इक्वल टू एक्चुअली सिग्मा वाई टी अपॉन 2 अकॉर्डिंग टू ट्रेस्का ने यह एज्यूम किया टाउ वाई टी इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन 2, तो सिग्मा वाई टी को अकेला छोड़ना नहीं है, तो इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ रखना है। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई टाउ मैक्स इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। अगर हम 3D के केस में देखें, इफ द सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 आर द प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो ये 3D के केस में इस तरीके से आ जाएगा। तो इसका जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी डिफरेंस इसका मैक्सिमम आएगा
उसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो दिस इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन 2 इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो ये तो इक्वेशन हो गई 2D के लिए। अगर हम 3D के लिए देखें तो ये इक्वेशन हो जाएगी, इसमें सिग्मा 3 भी आ सकता है, सिग्मा 3 को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो फिलहाल आप केवल इस इक्वेशन को याद रखो, ठीक है। नाउ इन केस ऑफ दिस मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, तो अगेन याद रखो LHS में हमें लेना है 3D और RHS में लेना है हमें 1D। तो 3D के केस में क्या हो जाएगा, सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस सिग्मा 2 अपॉन ई म्यू टाइम माइनस सिग्मा 1 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा 2 अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा 3 अपॉन ई इज इक्वल टू, स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा वाई टी अपॉन ई। तो सिग्मा वाई टी को अकेला नहीं छोड़ना है हमें, इसको फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ लगाना है। तो ये इक्वेशन आ गई, सिग्मा 3 अगर 0 है तो ये इक्वेशन आ गई, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये इक्वेशन नंबर 3 आपको याद करनी है। तो हमने प्रिंसिपल स्ट्रेन को एक सिंपल टेंशन टेस्ट में जो स्ट्रेन आते हैं उन दोनों को इक्वेट कर दिया। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 3, ये याद रखनी है आपको। इसी तरीके से मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी में हमने क्या किया, किस किस को इक्वेट किया, हमने इस इक्वेशन को इक्वेट किया, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेट किया सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2e में सिग्मा वाई टी, सिग्मा क्या है, सिग्मा वाई टी। तो सिग्मा वाई टी को अकेला नहीं छोड़ना है, अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इंटू 2e। तो इसको इक्वेट किया इक्वेशन नंबर 4 को, इस वाली इक्वेशन नंबर 4 को इस वाली इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेट कर दिया। तो दिस इज अवर मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस यू विल गेट दिस इक्वेशन, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 1 सिग्मा 2 सिग्मा 2, तो ये सब सॉल्व करना पड़ेगा। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट दिस। इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 5 जो कि मैंने पीछे लिख रखी है, इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 5 3D और 1D, इन दोनों को इक्वेट कर दोगे यू विल गेट दिस। तो यहाँ मैंने करके दिखाया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यू विल गेट दिस, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, सिग्मा 1 स्क्वायर प्लस सिग्मा 2 स्क्वायर माइनस 2 सिग्मा 1 सिग्मा 2 इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी का स्क्वायर। ऐसे ये वाली इक्वेशन आपको याद करनी है। तो ये चारों इक्वेशन याद करने के बाद जो चारों थ्योरीज ऑफ फेलियर का स्टेटमेंट है, पांचों थ्योरीज ऑफ फेलियर स्टेटमेंट है, पांचों इक्वेशन आपको याद करनी है। तो आप सिग्मा 1 और सिग्मा 2 के रिस्पेक्ट में याद करो, भूल जाओगे सिग्मा 3 भी कुछ है, क्योंकि मैं नहीं समझता कि एग्जाम में ये 3D का कोई न्यूमेरिकल आपके आएगा। हाँ, मे बी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कभी कभी सिग्मा 3 भी निकालने को पूछ लेता है, सिग्मा 3 भी कभी कभी दे देता है कंफ्यूजन के लिए, तो वो कंपटीशन में आ सकते हैं पॉइंट। लेकिन मैं नहीं समझता कि आपके सिलेबस में दिस 2D स्ट्रेस की ही इक्वेशन, मतलब ये इक्वेशन जो हो गई 2D की हो गई और ये 3D की हो गई। 3D स्ट्रेस से जब कंपेयर किया LHS RHS तो ये वाली इक्वेशन आ रही है, ठीक है। और अगर 2D से कंपेयर किया, 2D और 1D को कंपेयर किया तो ये वाली इक्वेशन आ रही है। तो आप अभी 2D वाली इक्वेशन याद कर लो, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन आप याद कर लो। तो लेट अस टेक अ न्यूमेरिकल, ठीक है। तो एक न्यूमेरिकल देखते हैं। अ लोड ऑन अ बोल्ट कंसिस्ट ऑफ अ एक्सियल पुल ऑफ 10 किलोन्यूटन, ठीक है। कोई लोड, एक बोल्ट है, बोल्ट में एक्सियल पुल लग रहा है 10 किलोन्यूटन का। तो ऑब्वियस सी बात है विद अ ट्रांसफर शियर ऑफ 5 किलोन्यूटन, ठीक है। सॉरी, यहाँ गलत कर दिया मैंने, ट्रांसफर शियर लग रहा है 5 किलोन्यूटन का। तो ये वाला लोड कौन सा होगा, ये 5 किलोन्यूटन का है। दिस लोड इज 5 किलोन्यूटन, दिस लोड इज 5 किलोन्यूटन, 5 किलोन्यूटन। और यहाँ एक्सियल लोड लग रहा है कहीं, ये बोल्ट, इसकी एक्सिस क्या होगी, बोल्ट की एक्सिस तो यही होगी ना। तो यहाँ पर कोई एक्सियल लोड लग रहा है 10 किलोन्यूटन का, ठीक है। तो दो ही लोड लग रहे हैं इसमें, केवल दो ही इनपुट है, 10 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है, 5 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है। और क्या दे रखा है, सिग्मा वाई टी की वैल्यू दे रखी है, परमिसिबल टेंसाइल दे रखी है। देखो जहां भी वर्ड आता है परमिसिबल, बहुत ध्यान से सुनो, जहां भी वर्ड आ जाता है परमिसिबल या अलाउबल, या अगर लिखा होता है अलाउबल, इसका मतलब इसने फैक्टर ऑफ सेफ्टी को कंसीडर कर लिया। यानी ये जो वैल्यू दे रखी है वो सिग्मा वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू दे रखी है 100 मेगापास्कल। इसको आप ऐसे समझ लो, या ऐसे समझ लो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगर 1 है एंड यहाँ पर सिग्मा वाई टी की वैल्यू दे रखी है 100 मेगापास्कल,
तो बात एक ही है, इसको आप ऐसे समझो या ऐसे समझो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये सिग्मा वाई टी की वैल्यू दे रखी है, पॉइजन रेशियो म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.3। नाउ क्या करेंगे, हमें हमें बोर्ड का डायमीटर निकालना है, डायमीटर ऑफ द बोर्ड एज पर द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी, स्ट्रेन एनर्जी थ्योरी एंड मैक्सिमम डिस्टॉर्शन एनर्जी थ्योरी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से लोड इस पे एक्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा इस पे नॉर्मल स्ट्रेस यानी टेंसाइल स्ट्रेस भी डेवलप हो रही है और शेयर स्ट्रेस भी डेवलप हो रही है। शेयर स्ट्रेस बिल्कुल सिंपल टाइप की है। ठीक है, तो लोड अपॉन एरिया नॉर्मल का लग रहा है हमारा 10 × 10⁻³ अपॉन π/4 इंटू डी स्क्वायर, और टाउ का लग रहा है 5 × 10⁻³ अपॉन π/4 इंटू टी स्क्वायर, लोड अपॉन एरिया। नाउ सिग्मा वन, अच्छा ये सिग्मा एक्स हो गया भाई, यहाँ पर कोई बेंडिंग वेंडिंग तो हो नहीं रही है, लोड की बेंडिंग तो हो नहीं रही है, तो दिस सिग्मा एक्स ये डायरेक्ट हम यहाँ पर यानी ये अगर सिग्मा टी है तो दिस टेंसाइल इज नथिंग बट सिग्मा एक्स इन दिस एक्सप्रेशन ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन टू प्लस सिग्मा एक्स अपॉन टू सिग्मा वन सिग्मा टू एंड टाउ मैक्स। तो सबसे पहले तो ये निकाल लो आप, सिग्मा वन सिग्मा टू एंड टाउ मैक्स निकाल लो। तो टाउ मैक्स चाहे तो सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू ये एक फॉर्मूला होता है, या फिर एक फॉर्मूला होता है टाउ मैक्स इज गॉट ये फॉर्मूला सिग्मा एक्स अपॉन टू स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई स्क्वायर। तो कोई सा भी फॉर्मूला आप लगा दो, एक ही बात है। तो ये तीनों वैल्यू निकाल लो, तो सिग्मा वन की वैल्यू आएगी, सिग्मा वन की वैल्यू आएगी 12.73 अपॉन डी स्क्वायर। ठीक है, सॉरी ये आपकी सिग्मा वन नहीं आएगी, ये सिग्मा सिग्मा एक्स आएगी। सिग्मा एक्स लोड अपॉन एरिया, टाउ वाई लोड अपॉन एरिया, तो ये वैल्यू आ गई इन दोनों पैरामीटर की। ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका जल्दी से। सिग्मा वन की वैल्यू आएगी 15,365 15,365 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग दिस। ठीक है, सिग्मा टू की वैल्यू आएगी -2635 अपॉन डी स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग दिस। टाउ मैक्स की वैल्यू आएगी 9000 अपॉन डी स्क्वायर आफ्टर सॉल्विंग दिस। तो एक बार आपको सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री सॉरी सिग्मा वन सिग्मा टू, once you calculate sigma 1 sigma 2 tau max and you know that sigma yt and Poisson's ratio, ये पांच पैरामीटर पता चल गए हैं। तो आप देखो ध्यान से, पांचों थ्योरीज ऑफ फेलियर में इसी टर्म में है, या तो सिग्मा वन सिग्मा वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, टाउ मैक्स सिग्मा वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, यहाँ पर क्या है सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा वाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा वाई एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। ठीक है, तो किसी भी इक्वेशन यहाँ पर पॉइजन रेशियो हो रहा है 1/m कह लो या म्यू कह लो। इफ यू नो, इफ यू हैव कैलकुलेटेड ऑल द 5 पैरामीटर सिग्मा वन सिग्मा टू टाउ मैक्स एंड टाउ वाई, तो आपको इक्वेशन नंबर, आपको सिंपल क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 लगानी है, इक्वेशन नंबर 3 लगानी है, इक्वेशन नंबर 4 लगानी है, इक्वेशन नंबर 5 लगानी है। तो पांचों थ्योरीज ऑफ फेलियर लग जाएंगी, और पांचों थ्योरीज ऑफ फेलियर जब लगाओगे तो डी की टर्म में आएगी विच इज डाया ऑफ बोल्ट, विच इज डाया ऑफ बोल्ट। तो सबसे डायामीटर जो है वो बोल्ट का निकल आ जाएगा। तो बहुत जल्दी से मैं देख लेता हूँ, इसका आंसर मैंने दे रखा है यहाँ पर, आयस खुरमी से लिया है। तो सबसे पहले ये इक्वेशन लगाई, ठीक है, सिग्मा वन और सिग्मा टू हमें सिग्मा वन तो सिग्मा, अरे ये तो लंबी वाली इक्वेशन लगा रखी है, इसको इग्नोर करो। दिस इज सिग्मा वन, सिग्मा एक्स है ये सिग्मा एक्स, और ये भी सिग्मा एक्स है, और ये टाउ एक्स वाई है। तो ये हमें सिग्मा वन सिग्मा टू सिग्मा थ्री हमें ये पता चल गया। इस इक्वेशन के ये इक्वेशन लगाने के बाद हमने क्या किया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी में क्या करते थे, सिग्मा वन को सिग्मा वाई टी अपॉन फैक्टर ऑफ सेफ्टी वन है। तो सिग्मा वन कितना है, इसको मैं सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ कि नोटेशन अलग है। 15,365 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो देखो 15,365 सिग्मा वन इज इक्वल टू सिग्मा वाई टी, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 12.4 mm। दूसरी थ्योरीज ऑफ फेलियर में क्या करते हैं, टाउ मैक्स को टाउ वाई टी के बराबर करते हैं। तो टाउ मैक्स कितना था हमारा 9000 अपॉन डी स्क्वायर, टाउ वाई टी सिग्मा वाई टी अपॉन 2 इंटू फैक्टर सेफ्टी, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी में शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस को बराबर कर दिया, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेन थ्योरी में प्रिंसिपल स्ट्रेन और स्ट्रेन को बराबर कर दिया।
ठीक है, तो ये इक्वेशन हमने लगा दी सिग्मा 1 अपॉन ई, सिग्मा 1 15,365, सिग्मा 2 2635 और पॉइसन रेशियो की वैल्यू है 0.3, इसको 100 के बराबर कर दिया तो डी की वैल्यू हो गई 12.7। तो सीधा इक्वेशन लगानी है इसमें, तो ये इक्वेशन लगा दी सिग्मा 1 सिग्मा 2, पॉइसन रेशियो पता है सिग्मा वाई टी, तो ये इक्वेशन आप देख सकते हो, यहाँ से सिग्मा 1 सिग्मा 2 आपको पता ही है, तो यहाँ से डी की वैल्यू आ गई 12.78। नाउ इन दिस ये वाली इक्वेशन लगा दो आप, ठीक है। ये इक्वेशन मैंने अलग से इसलिए लिख रखी है, ये जो नोटेशन है इसमें मतलब जनरली ये नोटेशन ज़्यादा फेमिलियर है, मतलब मोस्ट ऑफ द बुक में ये नोटेशन दे रखे हैं, और यहाँ जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ये आर एस खुरमी से लिया है, तो इसमें ये नोटेशन थोड़े से अलग कर रखे हैं, ये नोटेशन जो है वो थोड़े से अलग कर रखे हैं, ठीक है। तो ये सिग्मा वाई टी है, तो वाई टी कोई पता नहीं क्या दिखा रखा है, ई एल वी ऐसे दिखा रखा है, तो आप ऐसे ही याद रखो, ये क्वेश्चन लगाओगे डी की फॉर्म में आएगा और डी की वैल्यू आ रही 30.4, ठीक है। तो बस मैं इसको फिनिश कर रहा हूँ। तो आप देखो पहली थ्योरीज ऑफ फेलियर से आया आपका, पहली थ्योरीज ऑफ अलग अलग थ्योरीज ऑफ फेलियर से रिजल्ट जो है वो आसपास आया 12.4 13.4 12.7 12.78 13.4, तो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं किया, ऐसा नहीं हुआ कि किसी थ्योरीज ऑफ फेलियर से डायमीटर हमारा 25 mm आ गया या किसी थ्योरीज ऑफ फेलियर से 5 mm, ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ रेंज में ही आया, प्लस माइनस 10% इस रेंज में ही आया, ठीक है। तो ऑल द थ्योरीज ऑफ फेलियर्स आर गुड इनफ, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कौन सी थ्योरीज ऑफ फेलियर अच्छी है, कौन से साइंटिस्ट ने हमें अच्छा दिया है, तो ऑल द थ्योरीज ऑफ फेलियर्स आर गुड, ठीक है। यू जस्ट कीप इन माइंड व्हाइल डिजाइनिंग यू कैन वेरी द फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर टू कंपनसेट द अदर पैरामीटर, ठीक है। तो ऑल द थ्योरीज ऑफ फेलियर आर गुड, every theories of failure can be applied to every type of material, but it is feasible that some of the theories of failure are good for ductile material and some of the theories of failure are good for brittle material। तो आप अपना आंसर आप इसमें आप चेक कर सकते हो, अगर ये न्यूमेरिकल ये न्यूमेरिकल बिल्कुल आ चुका है, पिछले लास्ट ईयर के पेपर में 2 बार आ चुका है, ये बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आप अपना आंसर आप चेक कर सकते हो, इफ इट इज इन बिटवीन द रेंज plus minus 5% or 10%, then you are going into the right direction, otherwise you are doing some calculation mistake or you are doing some wrong thing, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, thank you very much student for listening me carefully, thank you very much।